हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल लाइव क्लास स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज ओके सो दैट वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन। So I'm waiting for your confirmation. Please confirm quickly your audio video is okay. तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये डिस्कशन। आज का हमारा डिस्कशन है ऑन द चैप्टर रिस्क इन बैंकिंग बिजनेस, जो हमारा चैप्टर नंबर 12 है बीएफएम के अंदर। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स को भी और क्वेश्चंस को भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। रिस्क इन बैंकिंग बिजनेस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें कई सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। उन कॉन्सेप्ट्स को लेकर के लगातार क्वेश्चंस आते हैं और बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो इस चैप्टर को आपने काफ़ी ध्यान से करना है। इसमें हर एस्पेक्ट को काफ़ी ध्यान में करना है। हम अच्छे से कॉन्सेप्ट को भी करेंगे और क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बैंक्स कंडक्ट बिजनेस। बैंक जितना भी बिजनेस कंडक्ट करते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स के लिए करते हैं, डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को वो यूज करते हैं। सो जितना भी हम बैंकिंग बिजनेस करते हैं तो उसमें हमारे जो कस्टमर्स हैं वो डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स हैं। सो हमारे कस्टमर्स में रूरल कस्टमर्स हैं, हमारे कस्टमर्स में अर्बन कस्टमर्स हैं, हमारे कस्टमर्स में प्रोफेशनल्स हैं, हमारे कस्टमर्स में इंडिविजुअल्स हैं, हमारे कस्टमर में बिजनेस वाले हैं एंड सो ऑन। तो हम बहुत डिफरेंट कैटेगरी के कस्टमर के साथ डील करते हैं और हर कस्टमर के साथ डील करते हुए अपना अपना रिस्क रहता है। वी वर्क एट डिफरेंट लोकेशंस। हम डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर ऑपरेट करते हैं। सो विद इन कंट्री यानी विद इन इंडिया हम ऑपरेट करते हैं। हमारे कुछ बैंक ओवरसीज ऑपरेट करते हैं। विद इन इंडिया हमारे कुछ बैंक उनका कंसंट्रेशन नॉर्थ इंडिया के अंदर है, कुछ का कंसंट्रेशन साउथ इंडिया के अंदर है, कुछ का वेस्ट इंडिया के अंदर है और कुछ का ईस्ट इंडिया के अंदर है। तो हम डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर काम करते हैं। इन लोकेशंस में क्लाइमेट, इनमें कस्टम्स, ये सारे अलग अलग हैं। तो दिस मीन वैरायटी ऑफ रिस्क सिचुएशंस हम फेस कर रहे होते हैं। इसी तरह से ही हम डील करते हैं, हम ऑफर करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। हम लोन्स प्रोवाइड करते हैं। लोन्स में बहुत सारी प्रोडक्ट्स हम प्रोवाइड करते हैं। सिक्योर्ड लोन देते हैं, अनसिक्योर्ड लोन देते हैं। इसी तरह से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्ट हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में करते हैं, इन्वेस्टमेंट हम कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ में करते हैं। इनके सभी के अपने अपने रिस्क हैं इन प्रोडक्ट्स के अंदर। जैसे सिक्योर्ड लोन में रिलेटिवली कम रिस्क है, अनसिक्योर्ड में रिलेटिवली ज़्यादा रिस्क है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ज़ीरो टाइप रिस्क है, लेकिन कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में देयर इज़ लॉट ऑफ रिस्क। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये जो हम डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर के साथ डील करते हैं, डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर ऑपरेट करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को हम यूज़ करते हैं, ऑल दिस एक्सपोजेज अस टू रिस्क। इससे हमारे लिए रिस्क सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। अकॉर्डिंग टू बेसल 3, बैंकिंग बिजनेस इज सेग्रीगेटेड इनटू 8 बिजनेस लाइंस। तो जितना हमारा टोटल बैंकिंग बिजनेस है उसको अगर हम सेग्रीगेट करते हैं तो बेसल 3 की रिकमेंडेशन के मुताबिक हम इसको 8 बिजनेस लाइन में सेग्रीगेट करते हैं।
और इन 8 बिजनेस लाइन को लेकर के ये लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये बिजनेस सेगमेंट कौन कौन से हैं, इंडिविजुअल सेगमेंट के अंदर किस किस टाइप का बिजनेस कंडक्ट होता है। तो ये क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे और नोट करते चलेंगे ये डिफरेंट टाइप की बिजनेस लाइंस 8 हैं जो ये कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये बिजनेस लाइन आउट ऑफ दोज 8। कॉर्पोरेट फाइनेंस में हमारी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस में हम लेंडिंग नहीं करते, रादर हम क्या करते हैं, कंपनीज की मर्जर्स, कंपनी की एक्विजिशन ये करवाते हैं। कंपनी ने पब्लिक इशू करना है तो हम उसको अंडरराइटिंग करवा के देते हैं, कई दफ़ा हम भी अंडरराइटिंग कर लेते हैं। सिक्योरिटाइजेशन की ट्रांजैक्शंस हम करवाते हैं। डेट सिंडिकेशन यानी लोन सिंडिकेशन की एक्टिविटीज़ करवाते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में हम कंपनियों की हेल्प करते हैं। कंपनी अगर प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहते हैं शेयर्स के अंदर, उसमें भी हम कंपनीज की हेल्प करते हैं। सो ब्रॉडली ये जो एक्टिविटीज़ हैं, हम जब जीआईबी कर रहे थे तो वहाँ पे हमने इनको नाम दिया था मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज़। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं बेसल 3 की ओवरऑल क्लासिफिकेशन की, तो हम इसको कहेंगे कॉरपोरेट फाइनेंस। कॉरपोरेट फाइनेंस में हम ये काम कॉरपोरेट के लिए करते हैं, गवर्नमेंट के लिए करते हैं, एडवाइजरी सर्विसेज ऑफर करते हैं। मर्चेंट बैंकिंग जैसा मैंने कहा, तो मर्चेंट बैंकिंग भी हम इसमें करते हैं। अब यहाँ पे हमारे जो मैच पॉइंट्स के क्वेश्चंस आते हैं, 2-2 मार्क्स के वो क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छे बनते हैं। सो ये जो एक्टिविटी है, लेट अस से ये एक्टिविटी तो कौन सी बिजनेस लाइन में आती है या किस सब ग्रुप में ये फॉल करती है, तो इससे मैच पॉइंट के क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं और लगातार वो पूछे भी जाते हैं। सेकंड बिजनेस लाइन के ऊपर चलते हैं। तो सेकंड बिजनेस लाइन हमारे पास है ट्रेडिंग बिजनेस लाइन। सो ट्रेडिंग बिजनेस लाइन में हमारे पास एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं। ट्रेडिंग बिजनेस लाइन में हम ट्रेडिंग करते हैं, इसके अंदर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में, जैसे बॉन्ड्स के अंदर हम ट्रेडिंग करते हैं। सो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ कौन सी हैं, जिनमें सेम इंटरेस्ट रेट रहता है, तो इसमें बॉन्ड्स हो सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर। तो बॉन्ड्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। देन हम इक्विटी शेयर्स में हम ट्रेडिंग करते हैं। इसी तरह से ही हम फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेडिंग करते हैं। हम कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, जैसे गोल्ड परचेज करना। तो ये ट्रेडिंग एक्टिविटी है और इसमें हमारे सब ग्रुप्स कौन कौन से हैं, सेल्स, मार्केटिंग एंड ट्रेजरी। सो ट्रेजरी में हम ज़्यादातर ये काम करते हैं। तो ये हमारी सेकंड बिजनेस लाइन बन गई। अब हम बात करेंगे थर्ड बिजनेस लाइन की, रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। सो रिटेल बैंकिंग में मेनली हमारी लेंडिंग है मेनली, लेकिन अदर सर्विसेज भी हैं। सो रिटेल लेंडिंग हुआ, रिटेल डिपॉजिट हुआ। सो रिटेल लेंडिंग में जैसे हम होम लोन्स देते हैं, जैसे ऑटो लोन देते हैं, जैसे पर्सनल लोन देते हैं। तो ये सारे के सारे इस तरह से डिपॉजिट में हम सेविंग बैंक डिपॉजिट्स करते हैं, करंट डिपॉजिट्स करते हैं, टर्म डिपॉजिट्स करते हैं। और रिटेल बैंकिंग सर्विसेज हो सकती हैं, जैसे लॉकर सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड्स की सर्विस हो गई। तो ये सारे के सारे आते हैं हमारे रिटेल बैंकिंग में। और इसके सब ग्रुप्स कौन कौन से हैं, इसके सब ग्रुप्स में आ जाएंगे हमारा रिटेल बैंकिंग ग्रुप, प्राइवेट बैंकिंग ग्रुप, कार्ड सर्विसेज। तो ये उसके सब ग्रुप्स बन गए इस बिजनेस लाइन के। तो आई होप ये सब कुछ हम ठीक से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। वी आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो किसी भी चीज़ में आपको लगता है कि कुछ गैप है, तो आप वीडियो को रिवाइंड करके वॉच कर सकते हैं कभी भी सब्सिक्वेंटली।
सो जो रिकॉर्डेड वर्जन को देखते हैं उनको ये बेनिफिट है कि वो किसी भी समय वीडियो को रिवाइंड करके वॉच कर सकते हैं। और जो लाइव क्लास के स्टूडेंट हैं वो भी क्लास ख़त्म होने के बाद किसी भी समय वो इनको द्वारा वॉच कर सकते हैं किसी भी पॉइंट को। नेक्स्ट हमारे पास है कमर्शियल बैंकिंग। तो कमर्शियल बैंकिंग में हमारा एक ही सब ग्रुप है और एक्टिविटीज़ हमारी कौन कौन सी हैं। हमारी एक्टिविटीज़ के अंदर कमर्शियल बैंकिंग के अंदर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है, हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करते हैं। एक्सपोर्ट को फाइनेंस करते हैं। कॉरपोरेट्स को वर्किंग कैपिटल देते हैं। तो यहाँ पे हम कॉरपोरेट्स के साथ डील कर रहे होते हैं क्योंकि रिटेल के लिए हमारा अलग सब ग्रुप है। तो हम फैक्टरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लीजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बैंक गारंटीज देते हैं, इवन लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे जो बिग लोन्स हैं, तो बिग लोन्स हमारे कमर्शियल बैंकिंग का पार्ट बन जाते हैं। हमारी नेक्स्ट बिजनेस लाइन है पेमेंट एंड सेटलमेंट्स। तो पेमेंट सेटलमेंट में हम एक्सटर्नल क्लाइंट्स ये एक सब ग्रुप बनता है और इसमें एक्टिविटीज़ क्या है, पेमेंट एंड कलेक्शन। तो जैसे हम आरटीजीएस ऑफ़र करते हैं, एनईएफटी ऑफ़र करते हैं, एमटीएसएस ऑफ़र करते हैं, नेपाल रेमिटेंस स्कीम, फंड्स ट्रांसफ़र होगी हमारी इंटरनल इन द इंडिया एनईएफटी के थ्रू। देन क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, ये सर्विसेज हम ऑफ़र करते हैं कस्टमर्स के लिए, तो जिसमें हम NECH में पार्टिसिपेट करते हैं। देन हमारे पास है एजेंसी सर्विसेज। तो जैसा इसका नाम है, तो इसमें हम एज एजेंट काम कर रहे होते हैं। तो एज एजेंट काम करते हुए हम कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, डिपॉजिटरी रिसीट सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, एस्क्रो अकाउंट्स जिनको हम ट्रस्ट अकाउंट्स कहते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, सिक्योरिटी लैंडिंग एक्टिविटी करते हैं हम, पेइंग एजेंट बनते हैं हम डिफरेंट इश्यूज़ के लिए, डिफरेंट पेमेंट्स के लिए हम पेइंग एजेंट बनते हैं। तो यहाँ से हमें एजेंसी कमीशन मिलता है। और इसके सब ग्रुप कस्टडी वाला सब ग्रुप हुआ, जैसे आपके डिपॉजिटरी रिसीट है, कॉर्पोरेट एजेंसी जैसे पेइंग एजेंट है, कॉर्पोरेट ट्रस्ट उसके लिए हम एस्क्रो अकाउंट्स खोलते हैं। तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम करते हैं। नो नेक्स्ट आइटम हमारे पास है एसेट मैनेजमेंट। तो एसेट मैनेजमेंट में व्हाट वी डू, हम फंड मैनेजर्स का काम करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम करते हैं। और यहाँ पे कुछ डिस्क्रिशनरी है, कुछ नॉन डिस्क्रिशनरी फंड मैनेजमेंट के हमारे दो अलग अलग सब ग्रुप्स हैं। एंड लास्ट में रिटेल ब्रोकरेज। रिटेल ब्रोकरेज में हम एग्जीक्यूशन एंड फुल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे भी हम दूसरों के लिए एजेंट के तौर के ऊपर काम कर रहे होते हैं। रिटेल ब्रोकरेज, तो एग्जीक्यूशन एंड फुल सर्विसेज, तो ये एक्सपर्ट सर्विसेज होती हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं। सो कुल मिला के इस प्रकार से हमारी 8 बिजनेस लाइन्स हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा, इन 8 बिजनेस लाइन में से लगातार आपको क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहेगा कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस हम किस बिजनेस लाइन में इंक्लूड करेंगे, कमर्शियल में रहेगा या रिटेल में रहेगा या एसेट मैनेजमेंट में रहेगा या रिटेल ब्रोकरेज में रहेगा। तो इस प्रकार से वो क्वेश्चन आ जाएंगे। इसी प्रकार से वो मैच और भी कई चीज़ें करवा सकता है। तो चलिए अब हम अगला पार्ट कवर करेंगे। सो अगले पार्ट में जाने से पहले इट इज़ बेटर कि जो कुछ इन 15 मिनट्स में हमने डिस्कस किया तकरीबन, तो उसको देखें कहाँ तक हम इसको रिटेन कर पाए, कितना केयरफुली हमने इसको किया है। तो ये क्वेश्चंस हैं, कुछ हम क्विकली करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस के आंसर आपने देने हैं और लाइव क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो चैट बॉक्स में आंसर को लिखेंगे और जो स्टूडेंट्स हैं रिकॉर्डेड वर्जन के वो अपनी कॉपी में आंसर को नोट कर लेंगे, फिर आंसर को वो टैली कर लेंगे विद द गिवन आंसर। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने,
What are some activities included in corporate finance business line of the banking industry? कॉर्पोरेट फाइनेंस बिजनेस लाइन में इनमें से किस एक्टिविटी को हम इंक्लूड करते हैं? तो ये एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं? तो दिस इज फर्स्ट आइटम, फर्स्ट ऑप्शन रिटेल बैंकिंग, सेल्स एंड मार्केट मेकिंग, मर्जर्स एक्विजिशंस, अंडरराइटिंग एंड प्राइवेटाइजेशन या एसेट मैनेजमेंट। तो हमने बताना है इनमें से कौन सी आइटम कॉर्पोरेट फाइनेंस में इंक्लूड होती है। सो हमारे पास कॉर्पोरेट फाइनेंस बिजनेस ग्रुप है, तो जरा कोशिश करिए कौन सा आंसर इसका बनता है। सो मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर की। आई एम श्योर कि आप इसको आंसर कर सकते हैं। यस, इसका आंसर हमारा बनता है सी, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, अंडरराइटिंग एंड प्राइवेटाइजेशन। ये सारे के सारे बनते हैं पार्ट हमारे कॉर्पोरेट फाइनेंस का। तो हमारा रिटेल बैंकिंग बन गया, रिटेल का, सेल्स एंड मार्केटिंग ट्रेडिंग का पार्ट बन गया, एसेट मैनेजमेंट हमारा इसी तरह से, तो हमारा मर्जर एक्विजिशन अंडरराइटिंग प्राइवेटेशन, तो ये पार्ट है कॉर्पोरेट फाइनेंस का। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर विच बिजनेस लाइन डज रिटेल ब्रोकरेज फॉल? जो रिटेल ब्रोकरेज है वो इनमें से किस बिजनेस में है? कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर है, रिटेल बैंकिंग के अंदर है, या ट्रेडिंग एंड सेल्स के अंदर है, या एसेट मैनेजमेंट के अंदर है? तो वेयर इट फॉल्स, तो किस में वो फॉल करता है? रिटेल ब्रोकरेज। यस, कोशिश करिए, बताइए रिटेल ब्रोकरेज कहां पे फॉल करता है? सो रिटेल ब्रोकरेज इनमें से किसी में भी फॉल नहीं करता है। तो रिटेल बैंकिंग यहाँ पे रॉन्ग आंसर दिया है। रिटेल ब्रोकरेज अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है। सो इट इज नन ऑफ दिस, बिकॉज रिटेल ब्रोकरेज अपने आप में एक बिजनेस लाइन है जो हमने सबसे लास्ट में नोट की थी। विच बिजनेस line includes activities related to custody and corporate trust। तो ये जो एक्टिविटीज हैं कस्टडी एंड कॉर्पोरेट ट्रस्ट, ये किस बिजनेस लाइन में इंक्लूडेड है? ट्रेडिंग एंड सेल्स में, रिटेल बैंकिंग में, एसेट मैनेजमेंट में, या पेमेंट एंड सेटलमेंट में? सो ट्राई टू फाइंड आउट, ट्राई टू नेम कि ये जो एक्टिविटी है कस्टडी एंड कॉर्पोरेट ट्रस्ट की, इनमें से ये अलग अलग 4 बिजनेस लाइंस बताई गई हैं, इनमें से किस में वो फॉल करती है? यस, व्हाट इज द आंसर? तो वो फॉल करती है एज पेमेंट सिस्टम में, नहीं फॉल करती, ये रॉन्ग आंसर है। वो फॉल करती है एसेट मैनेजमेंट के अंदर। सो इट इज नॉट पार्ट ऑफ, ये कस्टडी है, कॉर्पोरेट ट्रस्ट है, तो ये पेमेंट एंड सेटलमेंट का पार्ट नहीं है। सो दिस इज पार्ट ऑफ एसेट मैनेजमेंट। व्हाट इज वन ऑफ द सब ग्रुप्स अंडर रिटेल बैंकिंग? रिटेल बैंकिंग में कई सारे सब ग्रुप्स हैं, तो इनमें कौन सा है सब ग्रुप? तो एक है मेन बिजनेस लाइन, एक उसके सब ग्रुप हमने जो सेकंड कॉलम में देखे थे। प्रोजेक्ट फिनेंस है, प्राइवेट बैंकिंग है, एडवाइजरी सर्विस है, या प्रोप्राइटरी पोजीशंस हैं? तो रिटेल बैंकिंग में ये कौन सी सब क्लास बनती है एज पार्ट ऑफ रिटेल बैंकिंग? यस, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? रिटेल बैंकिंग सब ग्रुप। तो रिटेल बैंकिंग सब ग्रुप में प्रोजेक्ट फाइनेंस तो आता नहीं, प्राइवेट बैंकिंग आता है, एडवाइजरी सर्विसेज रिटेल बैंकिंग का पार्ट नहीं है, प्रोप्राइटरी पोजीशन भी इसका पार्ट नहीं है। सो प्राइवेट बैंकिंग शुड बी द आंसर। नंबर 5, विच बिजनेस लाइन एनकॉम्पैसेस, क्या क्या इंक्लूडेड है? प्रोजेक्ट फाइनेंस है, रियल इस्टेट है, एक्सपोर्ट फाइनेंस है, अमंग इट्स एक्टिविटीज़। यानी ये जो एक्टिविटीज़ हैं प्रोजेक्ट फाइनेंस की, रियल एस्टेट की, एक्सपोर्ट फाइनेंस की, ये किस बिजनेस लाइन का पार्ट है?
तो ये हमारे पास रिटेल ब्रोकरेज है, पेमेंट सेटलमेंट्स हैं, कमर्शियल बैंकिंग है, या कार्ड सर्विसेज सब ग्रुप है। कार्ड सर्विसेज अपने आप में कोई बिजनेस लाइन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा क्या बनता है, जरा देखिए क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सो व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5? तो ये जो एक्टिविटीज हैं ये सारी की सारी आती हैं कमर्शियल बैंकिंग के अंदर। तो दिस शुड बी आवर आंसर। अगर आपने केयरफुली अंडरस्टैंड किया इन एक्टिविटीज को तो आप क्विकली अंदाजा लगा सकते हैं, और अंदाजा आपको काफी ठीक भी लगना चाहिए। व्हाट एक्टिविटीज आर पार्ट ऑफ ट्रेडिंग एंड सेल्स बिजनेस लाइन? जो ट्रेडिंग एंड सेल्स बिजनेस लाइन है उनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज रहती हैं? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। बैंकिंग सर्विसेज रहती हैं, प्रोजेक्ट फिनांस, मार्केट मेकिंग एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइस। तो कौन सी एक्टिविटी ट्रेडिंग एंड सेल्स बिजनेस लाइन का पार्ट है इनके अंदर? क्वेश्चन नंबर 6। यस, ट्राई टू आंसर। सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड कर लें, इनको इवेलुएट करें और आंसर देने की कोशिश करें। ये सारे के सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो इनमें हमारे पास यहाँ पे आता है मार्केट मेकिंग। सो मार्केट मेकिंग क्या होता है? मार्केट मेकिंग में जैसे कोई भी सिक्योरिटीज़ हैं, पर्टिकुलर टाइप की सिक्योरिटीज़, उनको बाय करना जो बेचने वाले हैं उनसे, और जो परचेज करने वाले हैं उनको सेल करना। सो ये बाइंग एंड सेल करने की एक्टिविटी होती है जिसमें एक मार्केट क्रिएट करना होता है एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी के लिए, उसको हम कहते हैं मार्केट मेकिंग। तो मार्केट मेकिंग ट्रेडिंग एंड सेल्स का पार्ट है क्योंकि इसमें बाय है, इसमें सेल है। अंडर विच बिजनेस लाइन कैन यू फाइंड पूल्ड सेग्रीगेटेड रिटेल इंस्टीट्यूशनल क्लोज्ड ओपन एसेट मैनेजमेंट एक्टिविटीज? तो एसेट मैनेजमेंट एक्टिविटीज में कौन सी वो बिजनेस लाइन है जो इनको सभी को कवर करती है? पूल्ड सेग्रीगेटेड रिटेल इंस्टीट्यूशनल क्लोज्ड ओपन। तो ये एसेट मैनेजमेंट एक्टिविटीज किस बिजनेस लाइन में आती हैं? रिटेल बैंकिंग में, एसेट मैनेजमेंट में, पेमेंट सेटलमेंट में, या कॉर्पोरेट फाइनेंस में? सो ये एसेट मैनेजमेंट एक्टिविटीज हैं तो किस बिजनेस लाइन में आते हैं? इसका तो नाम ही बिल्कुल हमें आंसर प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एसेट मैनेजमेंट एक्टिविटीज हैं। What falls under private lending and deposits, banking service, trust and estate investment advice within banking industry? So what falls under private lending and deposit, banking service, trust and estate investment advice within banking industry? Corporate trust, retail brokerage, प्राइवेट बैंकिंग, या मार्केट मेकिंग? तो किस सब कैटेगरी में ये फॉल करता है? सो दैट इज व्हाट वी हैव टू टेल। तो ये किस सब कैटेगरी का पार्ट है? मेन कैटेगरी, मेन बिजनेस लाइन, या सब कैटेगरी का पार्ट है? सो इट इज पार्ट ऑफ प्राइवेट बैंकिंग। सो प्राइवेट बैंकिंग में ये सारी की सारी एक्टिविटी है, और प्राइवेट बैंकिंग हमारी सब कैटेगरी है। What are major heads under which banking business line may be grouped from risk management perspective? अगर हम रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो कौन कौन से मेजर हेड्स हैं जिसमें बैंकिंग बिजनेस लाइन को हम इंक्लूड कर सकते हैं? बिजनेस ऑपरेशंस, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, बैंकिंग बुक, ट्रेडिंग बुक, ऑफ शीट बैलेंस शीट एक्सपोजर, या कस्टमर सर्विस चैनल्स? तो मेजर हेड्स कौन सा है वो जिसमें हम पूरे बैंकिंग बिजनेस को डाल सकते हैं? किस पर्सपेक्टिव से? रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से। फ्रेंड, दिस इज बैंकिंग बुक, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो एंड ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। तो यहाँ पे दो बातें हमें ध्यान में माइंड रखनी है। एक क्लासिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू बेसल 3 रिकमेंडेशंस।
और दूसरा क्लासिफिकेशन हमारा है रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशन हमारे टोटल बिजनेस का। तो इसके लिए हम 8 बिजनेस लाइंस में उसको सेग्रीगेट करते हैं और इसको हम यूज करते हैं मेनली जब हम ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। तो इसको ऑपरेशनल मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा यूज़ किया जाता है 8 बिजनेस लाइन को। तो वहाँ पे बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट के लिए बिजनेस लाइंस कितनी हैं, और रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेग्रीगेट इन 3 पार्ट्स में है। 3 पार्ट्स में बैंकिंग बुक होता है, ट्रेडिंग बुक होता है और ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स होते हैं। इन तीनों को अभी हम अगले ही पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्लियर सो फार। यहाँ तक जो कुछ भी हमने डिस्कस किया है वो एकदम अच्छे से क्लियर है, आई होप सो। अगर ऐसा है तो मुझे ज़रा कंफर्म कर देंगे चैट बॉक्स के अंदर। तो ज़रा चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए एवरीथिंग क्लियर, और जो स्टूडेंट्स हमारे रिकॉर्डेड वर्जन को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे दैट एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर। तो ये जो आप कमेंट देते हैं कमेंट बॉक्स में, ये बहुत यूज़फुल होते हैं बहुत सारे और स्टूडेंट्स के लिए। तो दे दीजिए कमेंट ज़रा। सो माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ज़रा कमेंट कर दीजिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो जो रिकॉर्डेड वर्जन के स्टूडेंट वो वीडियो को पॉज कर लेंगे और अपने कमेंट दे देंगे। ये कमेंट पढ़ करके दूसरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो का बेनिफिट लेने वाले होंगे। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। As per Basel Committee, there are 8 business lines with segments 1 as retail brokerage. It includes तो ये हमारे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसीलिए इसको रेड में दिखाया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं वापस फिर से। According to Basel III, there are 8 business line of business which is segment 1 is retail brokerage. तो 8 बिजनेस लाइन में एक रिटेल ब्रोकरेज का सेगमेंट है। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? एग्जीक्यूशन एंड फुल सर्विस, इंस्टीट्यूशनल फंड मैनेजमेंट, एस्क्रो अकाउंट्स, फंड ट्रांसफर सेटलमेंट्स, लीजिंग। तो ये 5 एक्टिविटीज यहाँ पे दी हुई हैं। हमने पिकअप करना है इनमें जो रिटेल ब्रोकरेज में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं। फ्रेंड, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देके जाते हैं। तो ये रिलेटिवली लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, और ये हमारी ऑप्शंस हैं। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको लगती है करेक्ट है? ओनली ए इज करेक्ट, ओनली ई इज करेक्ट, ए बी सी ओनली करेक्ट, या सी एंड ई ओनली करेक्ट? तो आपको पिकअप करना है आंसर इनमें से, और इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है। तो इनमें से ये सेकंड पार्ट में से कौन सा आंसर आपको लगता है कि कौन सा आंसर बनता है? तो यस, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, रिलेटिवली लॉन्ग क्वेश्चन है। तो कौन कौन सी आइटम्स, कौन कौन सी एक्टिविटीज इसमें आती हैं? तो इसमें हमारे पास आती हैं कौन कौन सी आइटम्स? तो आइटम्स आती है हमारे पास केवल नंबर ए, एग्जीक्यूशन एंड फुल सर्विसेज। बाकी जितनी भी आइटम्स हैं वो किसी ना किसी और एक्टिविटी में चली जाती हैं। रिटेल ब्रोकरेज में वो नहीं आती। रिटेल ब्रोकरेज में हमारे पास आती है केवल एग्जीक्यूशन एंड फुल सर्विस। चलिए एक 2 मार्क्स क्वेश्चन और करते हैं।
According to Basel III, there are 8 business lines with the segments. One is corporate finance. Corporate finance में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड हैं? तो ये हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। तो आपने बताना है इनमें से कौन कौन सी एक्टिविटी कॉर्पोरेट फाइनेंस में आती हैं। ACD ओनली, ABE ओनली, ABC ओनली या C&E ओनली। तो यहाँ पे हमने बताना है कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग में कौन कौन सी आती हैं। Yes, which are covered in corporate finance. Question number 2. तो यस, लगाइए अंदाजा कौन कौन सी आती हैं। तो चलिए आंसर को चेक कर लेते हैं। तो इसमें A आता है, B आता है, C आता है। सो मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज़ हैं, एडवाइजरी सर्विस एक्टिविटी हैं, पब्लिक इशू एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन ट्रस्ट एंड स्टेट इसमें नहीं आता, कॉर्पोरेट कार्ड्स इसके अंदर नहीं आता है। तो आंसर हमारा बना नंबर 3। तो चलिए ये बेसिक्स करने के बाद अब हम चलते हैं बैंकिंग बिजनेस को रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बैंकिंग बिजनेस फ्रॉम रिस्क मैनेजमेंट व्यू पॉइंट। सो बैंकिंग बिजनेस कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरी में हम इस ग्रुप को, इस बैंकिंग बिजनेस को ग्रुपिंग कर सकते हैं। अभी हमने उसका क्वेश्चन भी देखा था, जरा क्विकली बताएंगे ये 3 ग्रुप्स कौन कौन से हैं। अभी इसका पूरा क्वेश्चन हमने देखा था, तो मैंने उसमें बता के क्लैरिफाई भी किया था। तो ये 3 ग्रुप्स कौन कौन से हैं। सो इन 3 ग्रुप्स में सबसे पहले है बैंकिंग बुक, दूसरा जो ग्रुप है वो है ट्रेडिंग बुक, तीसरा जो ग्रुप है वो है ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स। इनको लेके बड़े क्वेश्चंस आते हैं। एक तो इसी को लेकर के आता है, वो 3 ग्रुप्स कौन कौन से हैं, और फिर उन 3 ग्रुप्स में बैंकिंग बुक क्या होता है, ट्रेडिंग बुक क्या होता है, ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर क्या होता है, इनमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इनके फीचर्स क्या क्या रहते हैं। ये सारे क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम उसी पार्ट को कवर करेंगे। फर्स्ट वी टेक अप बैंकिंग बुक। इसको ध्यान से अंडरस्टैंड कर लेना, ध्यान से नोट कर लेना है। सो बैंकिंग बुक में जितने भी हमारे लोन्स हैं वो बैंकिंग बुक में आ जाएंगे। हमारे सारे डिपॉजिट बैंकिंग बुक में आ जाएंगे। हम जो मनी बोरो करते हैं, इसी प्रकार से जो हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं सिक्योरिटीज के अंदर, सिक्योरिटीज के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं उसमें केवल HTM कैटेगरी वाले ही लेने हैं। उसमें 3 डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं और एक कैटेगरी उनमें HTM होती हैं। 1 कैटेगरी इज HTM। सो लोन्स में हमारे रिटेल लोन्स होंगे, रिटेल में हमारे पर्सनल लोन्स होंगे, रिटेल में हमारे कॉर्पोरेट लोन्स होंगे, एग्रीकल्चर लोन होंगे, सभी प्रकार के लोन्स इसमें आ जाएंगे। डिपॉजिट हमारा कासा डिपॉजिट है, करंट है, सेविंग अकाउंट्स हैं, देन टर्म डिपॉजिट है, देन जो भी हम बोरिंग करते हैं, सो बोरिंग हम RBI से कर रहे हो सकते हैं, NABARD से कर रहे होते हैं, SIDBI से कर रहे होते हैं, या हम बोरिंग कॉल मनी से कर रहे होते हैं। इसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट्स हम कर रहे होते हैं। इन्वेस्टमेंट हम SLR पर्पस के लिए कर रहे होते हैं, या सरप्लस फंड्स का इन्वेस्टमेंट हम कर रहे होते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, इन्वेस्टमेंट में हम पूरे का पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, केवल उसका एक पार्ट जो HTM कैटेगरी कहलवाता है, केवल उसको लेंगे। अब इनकी फीचर, खास फीचर क्या है।
इनका खास फीचर है कि हम इनको मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं। वी होल्ड दीज एसेट्स और लायबिलिटीज टिल मैच्योरिटी। जब तक ये मैच्योर नहीं हो जाते तब तक हम इनको होल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक टर्म लोन है, अगर 7 ईयर्स का हमने टर्म लोन दिया है तो हम बोरोर को ये नहीं कहते 2 साल के बाद दैट आप हमें रिपे करो। तो जब तक ये मैच्योर नहीं होता तब तक हम इसको अपनी बुक्स में होल्ड करते हैं टिल मैच्योरिटी। और इसी प्रकार से हमारा डिपॉजिट है, एफडी डिपॉजिट है, रिकरिंग डिपॉजिट है, तो उसको भी हम जब तक मैच्योर नहीं होते तब तक वो हमारे पास बना रहता है, अनलेस कस्टमर ने सेल्फ विड्रॉल, प्री मैच्योर विड्रॉल की ऑप्शन एक्सरसाइज की हो। तो इसी प्रकार से जो मनी हम बोरो करते हैं उसको भी मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं। इसी तरह से जो इन्वेस्टमेंट करते हैं HTM कैटेगरी में, सो HTM मीनिंग क्या है? हेल्ड टू मैच्योरिटी कैटेगरी, यानी हमारी इन्वेस्टमेंट में वो इन्वेस्टमेंट जिनको हम मैच्योरिटी तक अपने पास रखते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने पैसा बॉन्ड में इन्वेस्ट किया और बॉन्ड 3 इयर्स का है, तो हमारी इन्वेस्टमेंट इस बॉन्ड में 3 इयर्स तक कंटिन्यू करती रहेगी। हम बिफोर मैच्योरिटी इसकी पेमेंट नहीं लेंगे। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हियर अक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज अप्लाइड। ये अक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? तो अकाउंटिंग में 2 तरह के सिस्टम्स होते हैं। एक होता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, एक होता है अक्रूअल कॉन्सेप्ट। सो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर कोई इनकम हमें एक्चुअली रिसीव होती है तो तभी हम उसको अपनी बुक्स में एज इनकम मानेंगे। अगर वो ड्यू हो चुकी है लेकिन हमें रिसीव नहीं हुई तो हम उसको अपनी इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन जब हम करते हैं अक्रूअल सिस्टम की बात, तो अक्रूअल सिस्टम में हम जो एक्चुअल रिसीट है उसको नहीं देखते, रादर हम देखते हैं वेदर दैट हैज बिकम ड्यू और नॉट। अगर वो ड्यू हो चुकी है, हमारा लेना उसको बनता है, फिर हमने उसको रिसीव किया हो या रिसीव ना किया हो तो हम उसको इनकम में ले लेंगे। और अगर वो हमारी देनदारी है और वो ड्यू हो चुकी है तो हम उसको एक्सपेंडिचर में ले लेंगे। तो उन दोनों सिस्टम्स के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है। अक्रूअल में हम देखते हैं कि हमारा राइट लेने का या देने का बन चुका है या नहीं, और रियलाइजेशन में हम राइट को नहीं देखते, हम देखते हैं कि हमें एक्चुअली वो रिसीव हुई है या रिसीव नहीं हुई, या हमने एक्चुअली पे की है या पे नहीं की गई। तो हमारे जो नॉर्मल अकाउंट्स होते हैं लोन्स के अंदर पर्टिकुलरली, उसमें हम अक्रूअल सिस्टम को फॉलो करते हैं, लेकिन जो हमारे एनपी होते हैं उसमें हम रियलाइजेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो आई एम श्योर ये जो अक्रूअल सिस्टम है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम बैंकिंग बुक में किस सिस्टम को फॉलो करते हैं? अक्रूअल सिस्टम को। यानी कुछ भी हमारा ड्यू होता है, सो ड्यू हमारा हो लेने के लिए, रिसीव करने के लिए या पे करने के लिए, तो हम इमीडिएटली उसको अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में बुक कर लेते हैं। नाउ रिस्क टू बैंकिंग बुक, इस बुक को यानी इन सभी एसेट्स को, लायबिलिटीज को किस प्रकार के रिस्क एक्सपोज्ड रहते हैं? बड़ा क्वेश्चन आता है ये भी। तो कौन कौन से रिस्क हैं बैंकिंग बुक को? सो बैंकिंग बुक को नंबर 1 लिक्विडिटी रिस्क है। सो लिक्विडिटी रिस्क कैसे होता है? जब एक तरफ हमारे लोन्स हैं जो हमारे एसेट्स हैं, दूसरी तरफ हमारे डिपॉजिट्स हैं जो हमारी लायबिलिटीज़ हैं। अगर लोन्स में
ओवर ए 1 ईयर पीरियड, फॉर एग्जांपल अगर रिकवरी लोन्स की रिकवरी ड्यू है 10 करोड़ की और डिपॉजिट्स हमारे जो हमने रीपे करना जो मेच्योर हो रहे हैं तो वो हैं लेट अस से 12 करोड़ के, तो यहाँ पे लिक्विडिटी का मिसमैच हो गया है 1 साल के पीरियड के अंदर। तो हम लिक्विडिटी मैच्योरिटी मिसमैच के कारण लिक्विडिटी का रिस्क राइज हो जाएगा, और क्योंकि मैच्योरिटी मिसमैच है तो इसीलिए लिक्विडिटी रिस्क राइज हो जाएगा। तो पहला तो बैंकिंग बुक को लिक्विडिटी रिस्क है। देन इंटरेस्ट रेट रिस्क है। इट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट। तो हमें पता है कि इंटरेस्ट रेट चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक एफडीआर लिया, आपने लेटस से 7.5% के ऊपर, और एफडी का पीरियड लेटस से 5 इयर्स। आफ्टर 1 ईयर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी के ऊपर है वो रह गया 7%। अब इस केस में डिपॉजिटर विल बी अर्निंग 7.5%। अगर हम ये डिपॉजिट 5 साल के लिए कॉन्टैक्ट ना करते, केवल 1 साल के लिए कॉन्टैक्ट करते, तो आज हमारी कॉस्ट 7% होनी थी, लेकिन हमें 7.5% पे करना पड़ रहा है। तो ये हमें रिस्क हो गया, यानी हमारा एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आ गया। किसके कारण आ गया? इंटरेस्ट रेट चेंज के कारण। तो इसको हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। और ये किस बुक को है? बैंकिंग बुक को ये रिस्क है। नो क्रेडिट रिस्क। सो जितने भी हम लोन देते हैं उनमें पॉसिबल डिफॉल्ट हो सकता है इन केस ऑफ बोरिंग। तो बोरर ने पैसा लिया, लोन लिया, हो सकता है कल को वो किसी स्टेज के ऊपर डिफॉल्ट कर दे, तो वो रिस्क भी हमें लोन्स के ऊपर रहता है। और इन्वेस्टमेंट में भी वो रिस्क हमें हो सकता है। देन ऑपरेशनल रिस्क रहता है। जब भी हम लैंडिंग करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, बोरो करते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं उनमें किसी न किसी लॉ को, किसी न किसी रूल को, किसी न किसी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। अगर हमें गलती से किसी गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया, किसी का नॉन कंप्लायंस हो गया, या हमारे कस्टमर ने किसी प्रकार का फ्रॉड कर लिया, तो ये बन जाता है हमारा ऑपरेशनल रिस्क। तो देखें कौन कौन से रिस्क हैं जो बैंकिंग बुक एक्सपोज्ड टू रहती है। लिक्विडिटी रिस्क है, इंटरेस्ट रेट रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क है। और ये बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से नोट कर लिया, अच्छे से याद कर लेंगे। बैंकिंग बुक के बाद हमारी नेक्स्ट बुक कौन सी है, जरा बता पाएंगे? विच इज आवर नेक्स्ट बुक? यस, आवर नेक्स्ट बुक इज ट्रेडिंग बुक। सो ट्रेडिंग बुक में क्या क्या आता है? ट्रेडिंग बुक में हम लेते हैं मार्केटेबल एसेट्स। मार्केटेबल एसेट्स, मार्केटेबल मीन्स ऐसे एसेट्स जिनको हम परचेज कर सकें, सेल कर सकें अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस। सो वो नहीं जिनको हम मेच्योरिटी तक होल्ड करेंगे। सो जिनको हम परचेज कर सकते हो किसी भी समय उनको सेल कर सकते हो, वो बन जाते हैं मार्केटेबल एसेट्स। और इनमें कौन कौन से एसेट्स आएंगे? हमारी डिफरेंट टाइप की इन्वेस्टमेंट आएंगी सिक्योरिटीज के अंदर। गोल्ड के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, हमारी फॉरेन एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। सिक्योरिटीज के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हमने लेनी है वो ध्यान रखना है, इट शुड बी अदर देन HTM, क्योंकि HTM को हम लेते हैं बैंकिंग बुक के अंदर। तो जो HTM पार्ट नहीं है तो उनको हम यहाँ पे लेते हैं इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज के अंदर। गोल्ड परचेज करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन बनाते हैं, यानी फॉरेन एक्सचेंज परचेज करके अपने पास रखते हैं। तो ये सारे के सारे ट्रेडिंग बुक का पार्ट हैं। दीज आर पार्ट ऑफ ट्रेडिंग बुक। सो ट्रेडिंग बुक इट इज नॉर्मली नॉट हेल्ड टिल मैच्योरिटी। तो ट्रेडिंग बुक के अंदर जितने भी हमारे एसेट्स हैं उनको हम मैच्योरिटी तक होल्ड नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने बॉन्ड परचेज किए, बॉन्ड को हमने 2 कैटेगरी में सेग्रीगेट कर लिया।
एक हमें लगता है कि ये अच्छे बॉन्ड्स हैं, हमें बेटर रिटर्न देके जाएंगे, तो इनको हम डिसाइड कर लेते हैं कि इनको तो हम मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे। और दूसरे लो रिटर्न वाले बॉन्ड्स हैं, तो उनमें आपको लगता है कि जैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी इनको सेल कर देंगे। तो नॉर्मली जो ट्रेडिंग बुक में हम एसेट्स को रखते हैं वो हेल्ड टू मैच्योरिटी वाले एसेट्स नहीं होते। फॉर वैल्यूएशन पर्पस मार्क टू मार्केट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलोड। तो इन एसेट की क्योंकि वैल्यूएशन फ्लक्चुएट करती है, तो जब हम किसी एसेट को खरीदते हैं बेचते हैं, जिनका ट्रेडिंग हम करते हैं, तो उनकी वैल्यू फ्लक्चुएट करती है। मार्केट टू मार्केट सिस्टम ऑफ वैल्यूएशन क्या होता है? सो मार्केट टू मार्केट सिस्टम में हम जो वैल्यूएशन करते हैं वो करंट वैल्यू के ऊपर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक बॉन्ड लिया जिसका फेस वैल्यू 100 रुपये है, हमने परचेज किया था इसको 102.15 के अंदर। अब इसमें दो सिचुएशन हो सकती हैं, हो सकता है इसकी प्राइस 101.86 रह गई हो, और ये भी पॉसिबल हो सकता है इसकी वैल्यू 102.86 हो चुकी हो। तो इस केस में हम जो वैल्यू लेंगे वो लेंगे जो करंट वैल्यू होगी। हम लेट अस से 31 मार्च को अपनी बैंक बैलेंस शीट में कैसे लेंगे? 31 मार्च को जो भी उसकी करंट वैल्यू होगी, जिसके अलग से रूल्स हैं आरबीआई के, हमने वैल्यूएशन के लिए क्या रूल फॉलो करना है, तो हम उसको करंट वैल्यू के ऊपर लेंगे। हम उसको 10215 के ऊपर रिकॉर्ड नहीं करेंगे उसकी वैल्यू। तो जब हम करंट मार्केट प्राइस के ऊपर उसका वैल्यूएशन करते हैं तो उस सिस्टम को हम कहते हैं मार्केट टू मार्केट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो वैल्यूएशन पर्पस के लिए हम इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। अब डिफरेंस इन मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू, तो इसका हम क्या करते हैं? यहाँ पे हमने देखा तो ये हमारी बुक वैल्यू है और इनमें से कोई भी हमारी मार्केट वैल्यू हो सकती है। इन दोनों का जो डिफरेंस है, तो अगर वो लॉस में जाता है, तो जैसे ये सिचुएशन लॉस में जा रही है तो हम इसका लॉस बुक करेंगे, और अगर ये सिचुएशन जा रही है तो यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो हमें फॉलो करनी होंगी। आई होप कि जो डिफरेंस है उसको हम कैसे अकाउंट फॉर करते हैं, वैल्यूएशन कैसे करते हैं, और हेल्ड टू मैच्योरिटी उसको हम कैसे अलग करते हैं, क्या क्या उसमें एसेट्स आते हैं, कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। सो ऑल दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर टू अस। ये सब कुछ हमने अच्छे से लर्न कर लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है। अगर ऐसा है तो क्विकली मुझे कन्फर्म कर दीजिए कि आपने इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। सो रिकॉर्डेड वर्जन के जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है उन सभी से कि कमेंट बॉक्स के अंदर इस वीडियो को पॉज कर लेना और कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें कि ये बहुत अच्छे से हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो चलिए हम इसमें अब देखते हैं कौन कौन सा रिस्क रहता है ट्रेडिंग बुक को। सो जैसे हमने देखा था बैंकिंग बुक को कई प्रकार के रिस्क हैं, इसी प्रकार से ट्रेडिंग बुक को कई प्रकार के रिस्क हैं। तो देखें ट्रेडिंग बुक को कौन कौन से रिस्क हैं। सो ट्रेडिंग बुक इज एक्सपोज्ड टू एडवर्स मूवमेंट इन वैल्यू, जिसके कारण अराइज होता है मार्केट रिस्क। तो ट्रेडिंग बुक को पहला रिस्क कौन सा है? मार्केट रिस्क अराइज होता है। और मार्केट रिस्क क्यों अराइज होता है? देयर कैन बी एडवर्स मूवमेंट इन द वैल्यू। सो जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, हमने एक बॉन्ड परचेज किया इस प्राइस के ऊपर, तो इट इज पॉसिबल इसकी वैल्यू इतनी रह जाए, तो ये एडवर्स मूवमेंट हो गई, तो हमें लॉस बुक करना पड़ सकता है। सो इसकी वैल्यू में कमी आ गई, तो इसको हम कहते हैं सिचुएशन को मार्केट रिस्क। ऐसा पॉसिबल हो सकता है। देन इसमें लिक्विडेशन का रिस्क हो सकता है। सो सेकंड रिस्क इज लिक्विडेशन रिस्क। तो लिक्विडेशन रिस्क क्या है? एसेट हैविंग लोअर डिमांड। तो हमने कॉर्पोरेट XYZ के बॉन्ड को परचेज कर लिया। सो XYZ लिमिटेड, इसके बॉन्ड को हमने परचेज कर लिया, काफ़ी अच्छी रिटर्न थी, उसको देख के हमने परचेज कर लिया।
लेकिन मार्केट में इसकी डिमांड कम है, यानी बहुत सारे लोग इसमें पैसा लगाना नहीं चाहते हैं, तो परचेजर हमें नहीं मिलेगा कोई, तो फिर हम उसको लिक्विडेट कैसे करेंगे? तो उसको लिक्विडेट करने में, उसको कैश में कन्वर्ट करने में हमें डिफिकल्टी आ सकती है, जिसको हम कहते हैं लिक्विडेशन रिस्क। तो एक हो गया हमारा मार्केट रिस्क, दूसरा हमारा हो गया लिक्विडेशन रिस्क। देन क्रेडिट रिस्क या डिफॉल्ट रिस्क भी इसमें हो सकता है। सो काउंटर पार्टी फेलर के कारण हमने ये बॉन्ड परचेज किया किसी काउंटर पार्टी से, लेट अस से हमने एक छोटे कोऑपरेटिव बैंक से ये बॉन्ड परचेज किया और उसके बदले में हमने उसको कैश दे दिया, लेकिन वो अब हमें बॉन्ड नहीं पे कर रहा, या हमने इसको बॉन्ड बेचा, हमने बॉन्ड तो इसको डिलीवर कर दिया लेकिन वो हमें कैश नहीं पे कर पा रहा, उसकी पेमेंट नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पे ये काउंटर पार्टी का फेलियर हो गया है। तो काउंटर पार्टी अगर फेल होती है तो उसको हम कहेंगे डिफॉल्ट या क्रेडिट रिस्क, यानी ट्रेडिंग बुक में हमें स्पेशल सिचुएशन के अंदर क्रेडिट रिस्क या डिफॉल्ट रिस्क अराइज हो सकता है। तो इट कैन अराइज। देन ऑपरेशनल रिस्क भी हो सकता है, परचेज सेल करते समय हमने कोई नॉन कंप्लायंस कर दिया, कोई फ्रॉड हो गया, तो उसके कारण ऑपरेशनल रिस्क भी अराइज हो सकता है। तो these are different type of risk to which this investment may be exposed to. So अगले पार्ट में जाने से पहले this is very important information for you. Friends, अगर आप अपना प्रेपरेशन IIBF बुक से कर रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि आपको इसमें कुछ इश्यूज फेस करने पड़ रहे हों। वो इश्यूज क्या हो सकते हैं? नंबर 1, इस बुक को पढ़ने के बाद जो कॉन्सेप्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करने में आपको डिफ़िकल्टी लगती है। उसकी लैंग्वेज ऐसी है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है कि आपको उसको अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टी लगती हो। दूसरा इशू, क्योंकि उसको अंडरस्टैंड करने में आपको डिफ़िकल्टी लगती है और साथ में ही काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस है, तो आपको बहुत सारा टाइम भी यूज़ करना पड़ रहा हो। सो वेरी टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज आपके लिए है, लेकिन टाइम आपके पास पहले से कम रहता है, तो फिर उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? तीसरा इशू, आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लेकिन बुक के अंदर आपको क्वेश्चंस तो मिलेंगे लेकिन काफ़ी कम क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फोर्थ, आप बहुत सारी केस स्टडीज़ करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि केस स्टडीज़ के क्वेश्चन बहुत आते हैं आपको CIB के एग्ज़ाम में। अगर केस स्टडी क्वेश्चन हम हैंडल नहीं कर पाए तो मिनिमम स्कोर लेना हमारा टास्क काफ़ी डिफ़िकल्ट बन जाता है। तो अब इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ पे लाई करता है? इनका सॉल्यूशन लाई करता है हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स के अंदर। जब आप इन वीडियो लेसन्स को वॉच करते हैं तो आप कॉन्सेप्ट को बहुत क्विकली अंडरस्टैंड करते हैं, जिससे आपका टाइम भी सेव होता है। हमारे क्वेश्चन बैंक को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो यहाँ पे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती है। और केस स्टडीज़ आपको मिल जाती हैं जिसमें सॉल्यूशन भी साथ में प्रोवाइड किए होते हैं। बहुत सारी केस स्टडीज़ आपको मिलेंगी हमारी केस स्टडी पैकेज के अंदर। तो अगर ये सारा कुछ अवेलेबल है तो फिर हम ये डिफ़िकल्टी के साथ क्यों बने रहें? तो ये अवेलेबल है हमारी ऐप के अंदर और हमारी वेबसाइट के थ्रू भी आप इनको बाय कर सकते हैं। तो इनको यूज़ करिए और अपनी जो मिनिमम स्कोर लेने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं इसके अगले पार्ट के ऊपर। तो हमारा तीसरा पार्ट कौन सा था? वो है ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स। ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये हमारी बैलेंस शीट है, इसमें एक तरफ हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं, एक तरफ हमारे एसेट्स होते हैं। सो इनमें डिफरेंट टाइप की लायबिलिटीज़ होती हैं, डिफरेंट टाइप के एसेट्स होते हैं, और फिर हम इसको टोटल लगा के इसको बैलेंस कर देते हैं। लेकिन कुछ हमारी ट्रांजैक्शंस ऐसी भी होती हैं जो
इनमें इंक्लूड नहीं होती, लेकिन वो हमारी लायबिलिटीज बन सकती हैं, तो उनको हम यहाँ सेपरेटली दिखाते हैं, मेन बैलेंस शीट के टोटल में नहीं दिखाते उनको। तो उनको हम कहते हैं ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स, यानी जो हमारे बैलेंस शीट के टोटल के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तो उनको कहते हैं हम ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स। तो ये ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर में हम कौन कौन से आते हैं? हमारे बैंक गारंटीज जो हम इशू करते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट जो हम इशू करते हैं, हम लाइंस ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज एटसेट्रा को, हम डेरिवेटिव्स में डीलिंग करते हैं, हम स्वैप्स यूज करते हैं, फ्यूचर्स यूज करते हैं, ऑप्शंस यूज करते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स यूज करते हैं। ये सारे के सारे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ये हमारी मेन बैलेंस शीट के पार्ट में इंक्लूड नहीं होते, यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। तो ये रिफ्लेक्ट कहाँ पे होते हैं? ये रिफ्लेक्ट होते हैं उसके फुट नोट्स के अंदर, जिनको हम नोट्स ऑन अकाउंट्स कहते हैं। सो दे आर कंटिंजेंट इन नेचर। इनकी जो लाइबिलिटी है वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, इसकी जो नेचर है लाइबिलिटी की। सो कंटिंजेंट क्या होती है? सो कंटिंजेंट हम उन ट्रांजैक्शंस को कहते हैं, सो दोज ट्रांजैक्शंस जिनके लाइबिलिटी बन जाने की पॉसिबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। सो कोई भी ट्रांजैक्शन विच मे बिकम लाइबिलिटी, विच मे नॉट बिकम लाइबिलिटी, तो वो होती हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटीज या कंटिंजेंट ट्रांजैक्शंस। और जितनी भी हमारी ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स हैं, ये सारे के सारे दे आर कंटिंजेंट इन नेचर। तो ये हमारी कंटिंजेंट लाइबिलिटीज हैं। तो कौन कौन से आगे हमारे? ये सारे के सारे हमारे कंटिंजेंट लाइबिलिटीज में आ गए। और इनमें रिस्क क्या रहता है? ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर में रिस्क क्या रहता है? हमारा पैसा तो लगता नहीं, तो फिर रिस्क क्या होगा? लेकिन ये सबसे डेंजरस है, इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होते हैं। तो लेट अस सी कौन कौन से रिस्क होते हैं। तो ये जो ऑफ बैलेंस शीट है, अगर बोरर ने अपनी कमिटमेंट को फॉलो नहीं किया तो दे कैन बिकम फंड बेस्ड एक्सपोजर्स। तो ये फंड बेस्ड बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेटर ऑफ क्रेडिट में डॉक्यूमेंट हमें आए और हमने अपने बोरर के बिहाफ के ऊपर जो डॉक्यूमेंट एलसी ओपन किया था, अगर हमारे बोरर ने उन डॉक्यूमेंट का पेमेंट नहीं किया तो पेमेंट हमें करना पड़ेगा। तो एलसी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हम एक ओवरड्राफ्ट क्रिएट करेंगे बोरर के नाम से। तो जो लेटर ऑफ क्रेडिट नॉन फंड था, ये फंड बेस्ड में कन्वर्ट हो गया। और जब ये फंड बेस्ड में कन्वर्ट होगा तो इसके ऊपर वो रिस्क आ जाएंगे जो फंड बेस्ड में आते हैं, यानी या तो इसमें बैंकिंग बुक के रिस्क आ जाएंगे या इसमें ट्रेडिंग बुक के रिस्क आ जाएंगे। क्योंकि जैसे ये फंड बेस्ड बनेगा तो या तो ये बैंकिंग बुक का पार्ट बनेगा या ये ट्रेडिंग बुक का पार्ट बनेगा। सो डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर दीज कैन बिकम पार्ट ऑफ बैंकिंग बुक और ट्रेडिंग बुक। तो ये बैंकिंग बुक या ट्रेडिंग बुक का पार्ट बन जाएगा। और अकॉर्डिंगली फिर उसके ऊपर रिस्क कौन कौन से आ जाएंगे? तो उसमें वो सारे रिस्क जो बैंकिंग बुक में होते हैं या ट्रेडिंग बुक में होते हैं, तो वो सारे के सारे रिस्क इसमें आ जाएंगे। जैसे ऑपरेशनल रिस्क आ जाएगा, ये दोनों के अंदर है। क्रेडिट रिस्क आ जाएगा, लिक्विडिटी रिस्क आ जाएगा, इंटरेस्ट रेट रिस्क आ जाएगा, मार्केट रिस्क जो केवल हमारा ट्रेडिंग बुक में होता है वो भी आ जाएगा इसमें। देन क्रेडिट रिस्क तो खैर रिपीट हो गया है। तो ये सारे के सारे रिस्क, सो दिस एक्टिविटी इज ऑलवेज फेसिंग। तो ये एक्टिविटी हमेशा फेस कर रही होती है। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन को वाइंड अप करने से पहले, अगर इस सेशन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है तो वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर देना, हम सूटेबली उसको आंसर करेंगे वहीं कमेंट बॉक्स के अंदर ही। इसी प्रकार से अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो आप हमें इस ईमेल आईडी के ऊपर मैसेज कर देना। तो जो भी आपकी क्वेरी होगी, जो भी आपकी हेल्प होगी, सो दैट वी विल प्रोवाइड यू। आज का सेशन अगर आपको यूजफुल नहीं लगा तो आप डिसलाइक बटन को ज़रूर पुश करें, लेकिन सेशन अगर आपको यूजफुल लगा है तो इसको लाइक करने में संकोच मत करें।
तो जाने से पहले तो इसको लाइक ज़रूर कर दें अगर आपने अभी तक इसको नहीं किया, क्योंकि इसके लाइक को देख करके बहुत सारे और स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो का बेनिफिट ले लेते हैं। तो हम दूसरी तरह से हेल्प कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स की जो किसी कारण इस समय वीडियो को वॉच नहीं कर पाए। फ्रेंड्स, सिमिलरली अगर ये बेनिफिशियल लग रहा है तो इसको हम अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाएं, और ये काम आप कर सकते हैं। इसके लिंक को कॉपी कर लें और अभी इसको आप अपने किसी भी सोशल मीडिया ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दें। आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, सभी जगह के ऊपर अगर उसको पेस्ट कर देते हैं तो कई स्टूडेंट इसको देखेंगे और इस वीडियो का बेनिफिट उठाएंगे। अगर आपने सब्सक्राइब करते समय चैनल को बेल आइकन पुश नहीं किया तो बेल आइकन को ज़रूर पुश कर दें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन के साथ उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम आपको अवेलेबल होते रहें। एंड जाने से पहले थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम स्पेंड किया इस वीडियो को वॉच करने के लिए। जो बेनिफिट उसका लिया वो आपका बोनस है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स।